नमस्कार दोस्तों। आज हम बाण सागर परियोजना पे चर्चा करने वाले हैं। इसके पहले हमने चंबल नदी परियोजना पे हमने चर्चा की थी। चलिए आइए देखते हैं बाण सागर परियोजना। इसके पहले हम ये देख लेते हैं कि नदी बांधों से बिजली कैसे पैदा की जाती है। तो ये समझिए, ये हमने बांध बनाया और यहाँ से जो है ये पूरा बांध जो है जल के माध्यम से भरता गया। अब यहाँ से क्या करते हैं हम यहाँ पे जो है टरबाइन लगा देते हैं। ठीक है, ये टरबाइन लग गई। अब ये ऊंचाई से जब बांध का पानी इस टरबाइन पे गिराया जाता है तो ये टरबाइन जो है ये घूमने लगती है तो इससे एक ऊर्जा निकलती है जिसे विद्युत ऊर्जा जो है कहते हैं। यानी इससे बिजली जो है पैदा होती है। इस तरह से बिजली पैदा होती है। और अक्सर एक शब्द सुनने को आता है, ये बहुत देशी परियोजना है। तो क्या होती है बहुत देशी परियोजना? बेसिकली बहुत देशी परियोजना वो होती है, जैसे नाम से प्रतीत हो रहा है, इसके बहुत सारे उद्देश्य हों, है ना। जैसे बहुत सारे उद्देश्य कैसे? जैसे सिंचाई भी हो, पीने का पानी भी प्राप्त हो, मत्स्य पालन भी हो, बिजली भी पैदा हो। ठीक है, इसके अलावा उसमें पर्यटन भी हो, यानी बहुत सारे उद्देश्य की पूर्ति हो रही है अकेले इस डैम से, इसलिए इसे बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। तो ये बाण सागर परियोजना भी एक बहुउद्देशीय ही परियोजना है। तो चलिए देखते हैं तथा इसके लाभ भी हम बाण सागर के देखते हैं। बाण सागर परियोजना बेसिकली जो है प्रदेश के शहडोल जिले के देवलोज नामक स्थान पे जो है एक अंतर्राज्यीय बृहद नदी घाटी परियोजना है, जो कि सोन नदी पर ये निर्मित है या बनी हुई है। इसकी जो स्थापना है या इसकी परियोजना की शुरुआत है 1978 में की गई। 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार थी और उन्होंने ही जो है इस परियोजना का शिलान्यास किया था। ठीक है, ये जो परियोजना है बाण सागर परियोजना, ये जो है बेसिकली जो है संयुक्त परियोजना है, यानी 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। कितने राज्यों की परियोजना है? 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। इस 3 राज्यों में कौन कौन से शामिल हैं? इसमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार, ये 3 राज्य शामिल हैं। और इन संयुक्त परियोजनाओं के अंतर्गत इसकी हिस्सेदारी ये है, यानी ये क्रमशः जो है ये मध्य प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश, ये MP, ये UP और ये बिहार, इन तीनों का हिस्सा ये होगा। यानी 2:1:1, यानी 1:2 मध्य प्रदेश, 1 उत्तर प्रदेश और 1 बिहार, इनकी ये इतनी हिस्सेदारी होगी। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमने छोटा सा संदर्भ समझा और इसके तहत जो है अब हम बाण सागर परियोजना के लाभ को देखते हैं। तो बाण सागर परियोजना के जो है बहुत सारे लाभ हैं, यानी किसी परियोजना में बहुत सारे लाभ होते हैं। जैसे सबसे पहला जो है लाभ होता है सिंचाई के लिए, है ना। एक बड़े भूभाग में सिंचाई की जा सकती है ना। तो इस परियोजना के माध्यम से भी एक बड़े भूभाग में सिंचाई की जा सकती है। अर्थात इस जो है परियोजना से कौन कौन से जिले लाभान्वित हो रहे हैं? तो रीवा, सीधी तथा शहडोल जिले सिंचाई इसके जल से लाभान्वित हो रहे हैं, है ना। हाल ही में लगभग 2018-19 में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया है, बाण सागर से एशिया की सबसे बड़ी नहर परियोजना की शुरुआत की है ना। कहाँ से? मिर्ज़ापुर से, जो कि मिर्ज़ापुर और इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर से शुरुआत की है। ठीक है, और इससे कौन कौन से जिले लाभान्वित होंगे? यूपी के मिर्ज़ापुर और इलाहाबाद। ठीक है, अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इलाहाबाद का नया नाम क्या कर दिया गया है। ठीक है, क्या ना कर दिया गया, आपको कमेंट बॉक्स में इसको बताना है। तो इसके ये विभाग हैं। ठीक है, तो ये पहला लाभ हो गया बाण सागर परियोजना के। क्या हो गया पहला लाभ? कि भूभाग पर सिंचाई की जा सकती है, जिससे ये जिले लाभान्वित होंगे। और हाल ही में क्या होता है, किसी प्रश्न को अगर जो आप उसके लाभ है, हानि है, उसके बारे में लिख रहे हैं, यदि करंट में से कोई चीज़ हुई है उसी घटना से रिलेटेड, अगर उसको मेंशन करते हैं तो आपका जो प्रश्न है वो उसमें और वेटेज आ जाता है। तो जैसे मैंने ये मेंशन किया है, तो आप लोगों के लिए ये थोड़ा सा अच्छा रहेगा लिखने में और समझने में भी। इससे जो है इसमें ये चीज़ एक्टिविटी जो है चल रही है। तो इसमें जो है एशिया की सबसे बड़ी नहर परियोजना की शुरुआती की, जिससे ये 2 जिले लाभान्वित होंगे। अभी तक जो प्रदेश में ये 3 जिले लाभान्वित हो रहे थे, लेकिन अब इसमें नया जुड़ गया है कौन? मिर्ज़ापुर और इलाहाबाद। अगला जो इसमें पॉइंट है, जो अगला इसके लाभ है, इसमें जल विद्युत प्राप्ति प्रमुख साधन है। यानी बाण सागर परियोजना से जल विद्युत भी प्राप्ति की जा रही थी। कितनी बिजली पैदा की जा रही है? 435 मेगावाट। मैंने अभी आपको बताया कि बिजली कैसे पैदा की जाती है इन परियोजनाओं से। तो इसमें जो बिजली पैदा की जा रही है 435 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। ठीक है, अगली जो है लाभ है, अगला जो लाभ है बाण सागर परियोजना से, वो सिंचाई सशक्त पीने के पानी जो संकट दूर हो रहा है ना। जिन क्षेत्रों में खासकर सीधी और रीवा वाले कुछ क्षेत्र में जहाँ वर्षा नहीं हो रही है या बहुत कम वर्षा होती है, वहाँ नहरों के माध्यम से जो है पानी को भेजा जाता है, जिससे कि वहाँ सिंचाई भी होती है, साथ ही साथ जो है पीने के पानी का जो संकट है वो भी, उससे भी निजात मिलता है।
मैं आपको उदाहरण के लिए बताऊं कि जो राजस्थान में जो गंगानगर है वो इतना संपन्न है, जबकि है क्षेत्र रेगिस्तानी क्षेत्र में, पर क्योंकि जो इंदिरा सागर जो नहर गई है, इंदिरा गांधी जो है, वो उसकी वजह से वो इतना संपन्न हुआ है कि यानी यहाँ इतनी खेती होती है जो शायद वो दूसरे संपन्न राज्यों को वो उतना सा क्षेत्र वो टक्कर दे सकता है। तो इससे जो है नहरों के माध्यम से जो है ऐसे ऐसे क्षेत्रों को सींचा जाता है जो कि जहाँ पे मतलब पानी का संकट होता है। इसके बाद जो है अगला जो इसमें इसके अंतर्गत लाभ है वो है जैसे कि बाढ़ नियंत्रण, पर्यटन, नौएकन, मत्स्य पालन, मृदा संरक्षण। बाढ़ नियंत्रण भी इससे होता है। अभी अब आप सोच रहे होंगे बाढ़ नियंत्रण कैसे होता है। क्या होता है कि जब बाढ़ आती है तो बाढ़ बहुत सारे फैलने लगती है, तो उससे क्या होता है, डैम बनने से उसकी जो बाढ़ की गति होती है, नहरों के माध्यम से पानी को निकाल दिया जाता है, तो वो पानी ऐसे क्षेत्र में चला जाता है जहाँ पर शायद पानी की कमी है। दूसरा है पर्यटन। आजकल क्या हो रहा है, मैं आपको एक लेटेस्ट एग्जांपल देता हूँ। सरदार सरोवर जो बांध बना हुआ है वो है डैम, वो भी मल्टीपर्पस है, यानी वो भी बहुत देसी परियोजना है, लेकिन उसमें जो है पर्यटन की अच्छी खासी भीड़ हो रही है। यानी बांध बना हुआ है, उससे पर्यटन भी आ रहे हैं, और पर्यटन से आने से क्या होता है, ये रोजगार अपने आप जो है बढ़ने लगता है। पर्यटन भी आज के समय में पर्यटन बहुत बड़ा उद्योग है। ठीक है, आज के दृष्टि से जो है पर्यटन बहुत बड़ा उद्योग है। ये रोजगार के साथ साथ जो है हर तरह से ये समृद्ध है ये पर्यटन। तो पर्यटन भी आजकल जो है एक बहुत बड़ा इन परियोजनाओं में रोल निभा रहा है। इसके साथ नौयायकन, जब पर्यटन बढ़ता है तो उसमें ऐसी गतिविधियां जो है सरकार के द्वारा की जाती है जिससे कि उनका राजस्व जो है बढ़े। मत्स्य पालन भी जो है मैंने आपको जैसे बताया था बहुत देशी परियोजनाओं में एक उनका एक पॉइंट होता है, यानी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र होता है। तो उसमें एक क्षेत्र में मछली पालन भी किया जाता है जिससे कुछ लोगों को उससे रोजगार आसानी से मिल सके, और मृदा का इससे जो है संरक्षण भी किया जाता है। तो इसका जो अगला पॉइंट है वो है रोजगार सृजन होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि पर्यटन, नौएकन, मत्स्य पालन, इनसे जो है रोजगार सृजन होता है। अब पर्यटन में क्या होता है, जब पर्यटन किसी क्षेत्र को बनाया जाता है तो वहाँ से आवागमन साधन, तो यानी जो वहाँ से ट्रांसपोर्ट का होता है उनसे रोजगार मिलता है, जो वहाँ दुकानें लगती हैं उससे लोगों को रोजगार मिलता है। ठीक है, जो वहाँ पे कुछ लोग टूरिस्ट गाइड बन जाते हैं वो एक प्रकार का उनको रोजगार मिला हुआ है। इस तरह से पर्यटन, नौएकन, इन सबसे जो है किसी भी क्षेत्र के लिए रोजगार बहुत अच्छे सृजक होते हैं। इसके बाद प्रदेश में जो है अर्थव्यवस्था की मजबूती में, यानी उनकी जीडीपी में जो है ये मजबूती का एक बहुत बड़ा आधार भी बनता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है बाण सागर परियोजना के इतने लाभ हैं। अब चलिए थोड़ा सा प्री की दृष्टि से देख लेते हैं। ये हो गया मेन की दृष्टि से, है ना। ये अगर प्रश्न आएगा तो या तो 50 शब्दों में लिखने को आएगा या 200 शब्दों में लिखने को आएगा। जिस तरह से वर्तमान में जो है सिलेबस में चेंजेस हुआ है, शब्द सीमा लिखने में जो है कमी की गई है, तो वो इसके अकॉर्डिंग आएगा। ठीक है, लेकिन अगर 50 शब्दों में आता है तो ऐसा हो सकता है बाण सागर परियोजना को समझाइए या इसके लाभों को बताइए, तो हम 50 शब्दों में यानी कम से कम 5 से 6 लाइन में जो है, ज़्यादा से 7 लाइन में हम इसको लिख के पूरा कर सकते हैं। लेकिन अगर 200 शब्दों में आएगा तो 200 शब्दों में ये अकेला नहीं आएगा, इसके साथ और कुछ जोड़ा जाएगा, या तो इसके लाभ हानियाँ बताइए, भविष्य में संकट, ये सब पर्यावरण दृष्टि से कुछ भी जोड़ सकता है, इस टाइप का आएगा। या तो इसके साथ एक प्रश्न और जोड़ के आएगा, जो एक्चुअल में ये प्रश्न आया हुआ था, वो प्रश्न ये था कि नर्मदा बचाओ आंदोलन तथा बाण सागर परियोजना को समझाइए, और 150 शब्दों में लिखने को आया था। तो अगर ये प्रश्न आता है एमपीपीएससी की 2020 का जो सत्र आएगा, उसमें अगर एक प्रश्न आता है तो ये इसके साथ एक आध प्रश्न और जोड़ के जो है साथ में पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलिए हम देख लेते हैं इसको प्री के लिहाज से। तो प्री के लिहाज से यहाँ पे कुछ जो शब्द हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं इन्हीं के द्वारा। बाण सागर परियोजना कहाँ स्थित है, देवलोध में हो, ये शहडोल में हो गया, ये शहडोल ना पूछ के देवलोध पूछ लेता है। किस नदी पे स्थित है, तो सोन नदी पे स्थित है। ठीक है, इस परियोजना की शुरुआत की गई तो 1978 में की गई। कितने राज्यों में संयुक्त परियोजना है, कौन कौन से इसमें राज्य शामिल है, कभी कभी देता है कौन सा राज्य इसमें शामिल नहीं है, यानी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान भी देता है, तो उसमें अपन को राजस्थान को चुनना है कि इसमें शामिल नहीं है। कभी कभी इसका अनुपात भी पूछा जाता है। एक बार तो ये भी पूछा गया है कि बाण सागर परियोजना से प्रदेश से किन जिलों को लाभ हो रहा है, तो ये भी पूछा गया है, तो हमने इसमें ये भी बताया है। ठीक है, अब इसमें लेटेस्ट एक चीज जुड़ा हुआ है कि एशिया की सबसे बड़ी नहर परियोजना किस बांध में या बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत बनाया गया है, तो आपको याद होना चाहिए बाण सागर। ठीक है, इसमें कौन से जिले लाभान्वित होंगे, तो मिर्जापुर और इलाहाबाद। ये चीज़ जो है
अपन को जोड़ना है। इस तरह से जो है ये प्री की दृष्टि से भी जो बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसे 1 से 2 बार इस वीडियो को देखिए, इसको पढ़िए और साथ में जो है हो सके तो इसका नोट्स बनाते चलिए, जो कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, नमस्कार।